आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि सपोज हमारे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी मोड पे है तो ये केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब जैसे ही हम इस चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर कराएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा आपका, जो कि क्या होगा, स्टैटिक होगा। मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होगा। स्टैटिक करंट से हमको क्या मिलेगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो कि क्या रहेगा, फिर से स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक कहते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक की बारे में भी हम बात कर चुके हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, जो आपका क्वेश्चन आ रहा था, जितने भी उतने को हम सारे जो है कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, ये जो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए चार्ज पार्टिकल, सपोज ये चार्ज पार्टिकल हो गया हमारा, ये अगर एक्सेलरेटेड अगर मोशन कर रहा है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड अगर मोशन कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो टाइम डिपेंडेंट करंट होगा। क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस होगा। और टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या होगा, ये भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाइस वर्सा जो है ये चलते रहता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है ना। देन हमको क्या मिलता है यहाँ से, दैट इज नथिंग बट योर EM वेव, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको EM वेव जो है मिलता है, ठीक है क्या, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमको मिल गया, ठीक है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हमको स्टडी करना है तो हमारे पास कुछ इक्वेशन होनी चाहिए, जिसकी मदद से मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए, है ना। जो बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए। तो मैक्सवेल साहब आए, मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशन को इनसेंबल किया और जिसकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया जा सका। तो इनिशियल लेवल पे जो इक्वेशन थे मैक्सवेल इक्वेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इनिशियल लेवल पे जो मैक्सवेल इक्वेशन थे वो 4 कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। तो पहला था हमारा, दैट इज डेल डॉट ई इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 2, डेल डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मैग्नेटोस्टेट से लिया गया है, ये इलेक्ट्रोस्टेट से आया हुआ है। और एक और इलेक्ट्रोस्टेट से हम अगर बात करें तो दैट इज डेल क्रॉस ई, जो है ये क्या था आपका, 0 के बराबर था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। डेल क्रॉस ई जो है इस पे मैं क्वेश्चन नहीं कराया था शायद, ठीक है। तो आपको अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैलिड है, ऐसा अगर पूछा जा रहा है तो उसमें क्या होगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जिसमें 0 मिल रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़े थे। नंबर 4 है आपका, दैट इज नथिंग बट योर डेल क्रॉस बी, दैट इज डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना होता है आपका, म्यू नॉट जे होता है, एम्पियर्स लॉ, है ना, हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है। एम्पियर्स लॉ का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये क्या है आपका, एम्पियर्स लॉ का जो है डिफरेंशियल फॉर्म है ना। दिस इज नथिंग बट योर एम्पियर्स लॉ, है ना। ये कहां से लिया गया है आपका, इलेक्ट्रोस्टैट से लिया गया है। और ये कहां से लिया गया है आपका, ये वाला जो है मैग्नेटोस्टैट से लिया गया है, मैग्नेटोस्टैटिक से, ठीक है क्या। और ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट से ही लिया गया है, ठीक है क्या। तो ये 4 इक्वेशन जो है जिसकी मदद से EM वेव को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले कंडीशन में क्या था हमारा, है ना, नंबर 3 वाले कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ये क्या था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इसमें जो है चार्ज जो है क्या नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। अब अगर चार्ज जो है अगर एक्सेलरेटेड अगर मोशन कर रहा है, चार्ज अगर क्या कर रहा है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमारा जो डेल क्रॉस ई जो है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो रिप्लेस कर दिया गया फैराडे लॉ से, है ना। ये आपका फैराडे था, ये
हाँ, ये फैराडे लॉ था आपका। तो ये आपका रिप्लेस हो गया आपके नंबर 3 से। नंबर 3 से कौन सा रिप्लेस हो गया आपका, ये जो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी जो होता है वो इससे रिप्लेस कर दिया गया। देन नेक्स्ट रिप्लेसमेंट की बात आई, दैट इज नंबर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आया है ना। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्यों आया, कैसे आया, उसको देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा मैक्स एम्पियर्स लॉ है, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना, दैट इज म्यू नॉट जे, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, अब अगर मान लिया जाए इसको मैं ऐसा कर दूं, दैट इज डेल डॉट डेल क्रॉस बी, है ना, ये कुछ इस प्रकार से अगर कर दूं डेल डॉट जे, और ये हो गया म्यू नॉट आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस और कर्ल जो है अगर एक साथ आ रही हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डेल डॉट जे जो है दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल डॉट जे जो है इक्वल टू 0 आ रहा है। ये पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन मैग्नेटोस्टैटिक, दिस इज पॉसिबल only in मैग्नेटोस्टैटिक। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जे क्या है आपका, दैट इज करेंट डेंसिटी। क्या है आपका, करेंट डेंसिटी है। जे अगर करेंट डेंसिटी है और रो, इससे पहले जो रो लिए थे वो आपका चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, तो करेंट डेंसिटी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल डॉट जे जो है दैट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपका, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि करेंट जो है, चार्ज जो है आपका कहीं पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक्यूमुलेट हो रहा है वो कहाँ पे हो सकता है आपका, दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक में हो सकता है। बट अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। चार्ज जो क्या कैसा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेट एनीवेयर, है ना। तो डेल डॉट जे जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज charge cannot be accumulate anywhere, charge cannot be accumulate anywhere। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इतने के बराबर नहीं है तो कितने के बराबर होगा, ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है, हम लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। चार्ज जो है लगातार मोशन कर रहा है, ठीक है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन मूव करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है हमारा, दैट इज डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी जो है दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है आपका, 0 के बराबर होता है। ठीक है क्या, अब ये जो हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये जो होता है हमारा डेल डॉट ई इक्वल टू कितना होता है आपका, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर से हम रो की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट डेल्टा डॉट ई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, इसको उसमें पुट कर देते हैं। तो डेल डॉट क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, दैट इज प्लस डेल बाय डेल टी और एप्सिलॉन नॉट डेल्टा डॉट ई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इस डेल्टा को अगर मैं बाहर निकालूँ, है ना, डेल्टा को अगर बाहर निकाल दूँ तो जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जे दैट इज डेल बाई डेल टी, और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका ई, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या, तो अब जो ये जो जे आ रहा है ना, जो मॉडिफाइड जे जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, दैट इज डेल्टा डॉट जे प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई इज नथिंग बट योर del d upon t, that is nothing but your displacement vector, d is nothing but your displacement vector, that d is displacement vector। ये क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है क्या, ओके चलिए देखिए इधर आगे क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज जे डेल डॉट जे प्लस जे डी। तो जो पहले हम जो ले रहे थे, ओनली जे जो ले रहे थे वो आपका जे प्लस जे डी के बराबर है। ठीक है क्या, तो यहाँ पे जो जे मॉडिफाइड अगर मैं बात करूँ, जे मॉडिफाइड दैट इज इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट जे प्लस जे डी के बराबर है। तो ओवरऑल अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट जे प्लस जे डी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फाइनली दैट इज म्यू नॉट जे प्लस कितना था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट,
है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा फोर्थ इक्वेशन जो है ये ऐसा बन जाएगा। ये मॉडिफाइड क्या हो जाएगा आपका एम्पियर्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। तो फाइनल अगर मैं बात करूं, है ना, फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन कौन कौन से हो जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन होगा जाएगा आपका दैट इज डेल डॉट ई दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। नंबर 3 डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या है, ये 4 इक्वेशन है जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये 4 इक्वेशन की मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है क्या, तो ये 4 आपके इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फाइनल मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रो जो है दैट इज चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका करंट डेंसिटी भी जो है किसी के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा जो डेल डॉट ई जो है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल डॉट बी ऑलरेडी 0 है आपका। डेल क्रॉस ई की अगर मैं बात करूं तो ये तो उतना ही रहेगा, ये ऐसा। ठीक है, और डेल क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट जे आता है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहे बचेगा। और आगे कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो आपका मैक्सवेल इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है क्या, साथ ही साथ अगर मैं स्टैटिक फील्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक फील्ड के लिए कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। फॉर स्टैटिक फील्ड, फॉर स्टैटिक फील्ड, ठीक है। फॉर स्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये जो इक्वेशंस हैं ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। स्टैटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेल डॉट ई इक्वल टू आपका ये तो मिलेगा ही आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट डेल डॉट बी आपको ये भी मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट अगर मैं डेल क्रॉस सी की अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में स्टैटिक फील्ड है उसके लिए कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो बी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टाइम पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट जे के बराबर, क्योंकि डेल ई अपॉन डेल टी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टैटिक फील्ड में, है ना। तो फॉर स्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, डेल बी अपॉन डेल टी जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड डेल ई अपॉन डेल टी इज आल्सो इक्वल टू 0। ये जो है आपका आएगा, ठीक है। ये दोनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। इन दोनों जब ऐड होंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक। ओके, तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले आपको सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन देखना रहता है, जहाँ पे जो आपका इक्वेशन जो होता है ना, ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है इन सब से सॉल्यूशन करके हम, है ना, ये जो ओवरऑल मैक्सवेल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन करके हम ई और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि इसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो प्लेन वेव होता है। क्या होता है आपका, प्लेन वेव होता है। तो प्लेन वेव का जो फॉर्म जो उसमें हमको मिलता है दैट इज ई इज इक्वल टू मिलता है हमारा, दैट इज ई नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, ये कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ अगर मैं बी के लिए अगर बात करूं तो दैट इज बी नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिलता है। मैक्सवेल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो ई और बी का जो वैल्यू जो है हमको कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो नंबर 1 देख लेते हैं, दैट इज ई इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज ई नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका बी जो है दैट इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस कितना ओमेगा टी।
माइनस ओमेगा टी। ठीक है क्या? अब अगर मान लिया जाए मैं अगर डेल डॉट ई अगर निकालूंगा, है ना, सपोज अगर मैं क्या निकालता हूँ, दैट इज फर्स्ट डेल डॉट ई अगर निकालता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए डेल डॉट ई निकालेंगे तो डेल्टा की जगह हमको केवल और केवल आई के जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा। डेल डॉट ई जैसे निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, तो इतना तो आएगा ही, और साथ ही साथ आपका क्या बचेगा, दैट इज आई के बचेगा। ठीक है, क्योंकि डेल बाय डेल्टा आर जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका आई के आ जाएगा। तो ये आपका फिर से क्या है, ये तो आपका ई ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज आई के ई हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? और ये आपका डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू जब मैं निकालूंगा दैट इज ऑपरेटर फॉर्म, तो ये आपको क्या मिलेगा, आई के मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से। डेल्टा का ऑपरेटर फॉर्म क्या मिलेगा आपको, आई के मिलेगा, और साथ ही साथ अगर मैं डेल बाय डेल टी का अगर निकालूंगा तो दैट इज नथिंग बट योर माइनस आई ओमेगा मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस आई ओमेगा मिलेगा, यहीं से हम निकाल पाएंगे। ठीक है क्या? अब चलिए इसको 4 इक्वेशन में इसको लिख के हम जो है 4 डिफरेंट टाइप्स के जो आपके कंडीशन जो होते हैं उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है क्या? तो डेल्टा की जगह हमको क्या लिखना रहेगा, आपको याद रखना है, दैट इज आई के लिखना रहेगा। वो कहाँ से आएगा, आप ऐसे पुट करके देखेंगे तो ये देखिए आई ई और ई को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा आपका, डेल्टा ऑपरेटर बचा, और ये क्या हो जाएगा आपका आई के हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं डेल बाई डेल्टा में अगर इसको पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो उतना ही बचेगा, और साथ ही साथ कितना आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा यहाँ पे बाहर में निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेटर फॉर्म में ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 1, है ना, नंबर 1 प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, दैट इज डेल डॉट ई इक्वल टू कितना होता है आपका, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह हमको क्या लिखना है, दैट इज आई के लिखना है। कितना लिखना है, आई के लिखना है, और ये कितना हो गया आपका, ई हो गया। क्या लिखना रहेगा आपको, आई इंटू कितना लिखना रहेगा, दैट इज के, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हाँ। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हम ये फ्री स्पेस में निकाल रहे हैं। कहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट इज फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो दैट इज आई के इक्वल टू आई के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट वैक्टर, है ना, दिस इज नथिंग बट योर वैक्टर, दिस वन इज योर वैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन वेक्टर, है ना। के इज नथिंग बट योर प्रोपोगेशन वेक्टर, ये क्या कहलाता है आपका, प्रोपोगेशन वेक्टर, ये प्रोपोगेशन वेक्टर आपका कहलाता है। तो के डॉट ई जो है ना, प्रोपोगेशन वेक्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, द प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना। तो के डॉट ई आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिधर मूव कर रहा है, दोनों जो है क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है हमारे लिए, दैट इज के इज परपेंडिकुलर टू ई, क्या मिल रहा है, दैट इज के इज परपेंडिकुलर टू ई। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज डेल डॉट बी की, दैट इज नथिंग बट योर डेल डॉट बी इक्वल टू कितना होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। तो इस डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर से आई के लिखेंगे, आई के डॉट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज के डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फिर से 0 हो जाएगा। और के डॉट बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो के जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू क्या है आपका, बी है। के भी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों जो है केसेस आपके आ जाएंगे। ये पहला केस हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा केस हो जाएगा। चलिए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या होता है आपका, दैट इज डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना होता है आपका, माइनस डेल बी अपॉन कितना हो जाता है, डेल टी हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दैट इज के क्रॉस ई ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है आपका, के क्रॉस ई हो जाता है, और इधर कितना हो जाता है, दैट इज माइनस आई ओमेगा इंटू कितना हो जाता है, बी हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज ए आई के क्रॉस ई, और इधर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई और आई आपका कैंसिल हो जाएगा। देन आगे अगर हम देखें तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज के क्रॉस ई,
के क्रॉस ई अपॉन क्या हो जाता है आपका ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है ना, ये पूछा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया रहेगा नेट के एग्जामिनेशन में या गेट के एग्जामिनेशन में, जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं हायर लेवल के, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया रहता है या प्रोपोगेशन वेक्टर दे दिया रहता है, और ये दोनों जो रहेगा उससे बाद आपको क्या पूछता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालने के लिए पूछता है, ठीक है क्या। तो के क्रॉस ई जो है दैट इज के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा जो है किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो अगर आपके को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा काम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है, जैसे ये आपका के बार है ना, तो के बार है तो दैट इज नथिंग बट वेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, के नॉट को मैं बाहर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, के नॉट को बाहर कर सकता हूँ। इस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि के जो है दैट इज के नॉट के कैप है ना। यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि के बार जो है के नॉट के कैप के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के कैप क्रॉस कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ओमेगा हो जाएगा, और आपका ओमेगा अपॉन के है ना, ओमेगा अपॉन के क्या हो जाता है आपका वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो अगर मीडियम है तो उसमें v हो जाएगा, और अगर मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस की हम अगर बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा आपका इसके लिए, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। इन जनरल ये वाला रहेगा आपका, और अगर आप और अच्छे से अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिकॉज सी इक्वल टू कितना होता है आपका ओमेगा अपॉन के नॉट हो जाएगा इन फ्री स्पेस। अगर मीडियम की बात करेंगे तो ये जो सी जो है वो क्या बन जाएगा आपका, वी बन जाएगा, और यहाँ पे भी वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा इन मीडियम, ठीक है क्या। चलिए नंबर 4 हम देखते हैं, नंबर 4 कितना हो जाएगा, दैट इज डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना है आपका, हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात करें तो जे यहाँ पे फिर से अपीयर नहीं होगा, तो क्या अपीयर होगा, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज डेल ई अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डेल टी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आई के क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आई ओमेगा, और कितना हो जाएगा, ये ई के बराबर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका। चलिए देखिए, अब ये जो है आई जो है दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के क्रॉस कितना हो गया आपका, बी हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, और ये माइनस भी है ना, और ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। देन ई इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज के क्रॉस बी अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा ओनली है ना, ये इतना हो जाएगा आपका, ठीक है क्या। अब ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ये भाई साहब जो है किसके बराबर होता है, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दैट इज माइनस, ओके, और ये कितना हो जाएगा, के क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ई। तो ई के लिए आपको ये याद रखना है, दैट इज माइनस सी स्क्वायर के क्रॉस बी अपॉन क्या होता है आपका, ओमेगा के बराबर होता है। साथ ही साथ इसमें अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से अगर लिख दूं, दैट इज के इक्वल टू कितना लिख दूं, दैट इज के नॉट के कैप अगर लिख दूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दैट इज सी स्क्वायर, के नॉट को मैं बाहर कर देता हूँ, डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया इसको, और ये के कैप हो जाएगा, क्रॉस कितना हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो माइनस सी स्क्वायर के कैप क्रॉस बी अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के नॉट, दैट इज इक्वल टू सी। तो सी और सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सी कितना बचेगा, दैट इज के कैप क्रॉस बी बचेगा। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप निकाल सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अगर कोई मीडियम रहता है, अगर कोई मीडियम फॉर मीडियम है ना, कोई अगर मीडियम है तो मीडियम के केस में कितना हो जाएगा, ये दैट इज ई इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर, और के कैप क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है दैट इज फॉर बी है ना, और आपको ये याद रखना है दैट इज फॉर सी, ठीक है क्या। आपको अगर ई दिया हुआ है तो बी कैसे निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको अगर बी दिया हुआ है तो उससे ई हम कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या। ये दो इक्वेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर वाला केस जो देखा था दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करना है और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ई का सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन देखना होगा, है ना, ए निकालना है हमको, है ना, क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, क्या ए निकालना है, तो ए को हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपका जो भी दिया हुआ है दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे जो हमको मिलता है दैट इज ई टू द पावर आई के आर माइनस प्लस जो भी है और ओमेगा टी मिलता है यहाँ पे, है ना। और ये कितना हो गया है आपका आई के आर, और ये जो है आपका ओमेगा जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट के इंटू सी इंटू टी, है ना, क्योंकि क्या होता है ओमेगा अपॉन के इक्वल टू कितना होता है आपका सी होता है, अगर ये के नॉट है तो ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज के नॉट, आर की जगह आपका क्या आ गया है ये, तो यही आपका के बार है, ये क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट योर के बार। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स प्लस अंडर रूट 3z हो गया है, और यहाँ पे कितना आ गया है आपका सी इंटू टी आ गया है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है क्या, तो ये आपका के बार का डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं दिया है ना, तो हमको डायरेक्शन लेना रहेगा इसमें। एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई कैप का हो जाएगा डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई कैप या एक्स कैप बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 के कैप या जेड कैप बोल सकते हैं। ठीक है क्या, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर वन को अगर हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको पहले से पता है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है दैट इज के इज परपेंडिकुलर टू ई, ये होता है हमारा। ठीक है क्या, तो ये हो गया आपका ई, ये ई दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका के है, तो के बार यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कैप हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, जेड कैप हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ई बार का डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, ये है आपका ई बार का डायरेक्शन, तो एक्स कैप प्लस कितना हो जाएगा, ए जेड कैप हो जाएगा। अब हम यहीं पर से निकाल लेते हैं, दैट इज के डॉट कितना होता है आपका ई, दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका जी होता है। अगर ये के परपेंडिकुलर है ई के, तो हाँ अब ये कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज के प्लस एक्स कैप प्लस अंडर रूट 3 जेड कैप, और ये कितना हो जाएगा डॉट एक्स कैप प्लस ए जेड कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों का तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी ही ईजी क्वेश्चन आपको सेट में मिलने वाले हैं। ठीक है क्या, तो कुछ इस प्रकार से आपको बोल दिया रहेगा, और आपको पहले से पता होना चाहिए ये जो कंडीशन जो है ना, ये जो हम दो कंडीशन देखे थे यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि के डॉट ई इक्वल टू कितना होता है आपका 0 होता है, मतलब के जो है परपेंडिकुलर होता है ई के। और साथ ही साथ अगर मैं बी की अगर मैं बात करूँ तो के डॉट बी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। के जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, बी के। ठीक है क्या, ओके चलिए देखते हैं इधर। ओके अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। किसको निकालना है, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है आपका, दैट इज सेकंड नंबर, दैट इज बी। बी इक्वल टू देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, ये हम निकाले थे ई के लिए, ये हम निकाले थे बी के लिए। तो के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू के क्रॉस ई अपॉन कितना होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे दैट इज 1 अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना रहेगा किसका, के क्रॉस ई का। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, तो के क्रॉस ई कितना आएगा उसी को पहले देख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, और यहाँ पे क्या है आपका एक्स कैप है आपका के क्रॉस में दैट इज़ 1, दैट इज़ अंडर रूट 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे बीच में कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा। तो एक्स कैप की अगर मैं बात करूँ तो कितना निकल जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया। अगर मैं माइनस वाई कैप की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 ए माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है अगर जेड कैप की अगर मैं बात करूँ तो फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दैट इज़ नथिंग बट योर
वाई कैप ए माइनस अंडर रूट थ्री, या इसी को आप लिख सकते हो दैट इज अंडर रूट थ्री माइनस ए अपॉन ये कितना हो जाएगा वाई कैप के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बी बार को फाइनली अगर मैं बी बार अगर लिखना चाहूँ तो दैट इज़ वन अपॉन ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट थ्री माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा वाई कैप हो जाएगा। हमारे पास इसका वैल्यू है किसका ए का, तो प्लस कितना हो जाएगा ये वन अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वाई कैप हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा दैट इज़ वन अपॉन अंडर रूट थ्री ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन, यानी कि कितना हो जाएगा ये फोर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल फोर अपॉन अंडर रूट थ्री ओमेगा वाई कैप के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया मैग्नेटिक फील्ड जो है मिल जाएगा। इसके साथ आपका क्या रहेगा ये वाला जो पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन जो है वो भी साथ में रहेगा दैट इज ई टू द पावर आई के नॉट, और ये कितना हो जाएगा सी टी प्लस सी एक्स प्लस अंडर रूट थ्री जेड। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा बी का जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है क्या? तो एनर्जी डेंसिटी अगर हमको निकालना है तो हमको अलग अलग निकालना रहेगा। पहले तो हम किसके लिए निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होगा उसको निकाल लेते हैं। दैट इज ई यू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जो ओवरऑल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और उसका कितना वॉल्यूम। ठीक है क्या? ये आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है क्या? अब ये जो एनर्जी जो होता है दैट इज नथिंग बट योर एप्सिलॉन टू इंटीग्रेशन दैट इज ई स्क्वायर डी टाउ के बराबर होता है, और नीचे ये क्या है आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है देखिए भैया ये कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ई इसको अगर मैं बाहर कर दूं तो इंटीग्रेशन डी टाउ, और नीचे कितना हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको कितना बचेगा आपके लिए दैट इज वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट दैट इज ई स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका दैट इज नथिंग बट योर यू ई, ये क्या हो जाएगा आपका यू ई हो गया। साथ ही साथ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी अगर निकालना चाहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दैट इज यू एम अपॉन कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। यहाँ पे यू एम जो होता है वन अपॉन टू म्यू नॉट, और ये कितना हो जाता है आपका दैट इज वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा टाउ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा वी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट इज वन अपॉन टू म्यू नॉट दैट इज बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका यू एम हो जाएगा। अब अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, है ना, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक के कारण कितना एनर्जी मिल रहा है, और एनर्जी डेंसिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दैट इज वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट दैट इज ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना टू म्यू कितना हो जाएगा नॉट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये भी जो है पूछा जा सकता है डायरेक्टली जो है कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला जो होता है आपका कितना होता है। ठीक है क्या? ओके चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपको जानना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये होता है आपका दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये हमने फ्री स्पेस में हमने लिखा है दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है वन अपॉन अंडर रूट, बिल्कुल ये ऐसा लिख लेते हैं इसको, दैट इज सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका। ठीक है क्या? अब चलिए देखिए, तो ये अगर जो है ये आपका कहाँ होता है फ्री स्पेस में होता है। यही अगर मीडियम की अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो मीडियम में कितना हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट दैट इज म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू दैट इज म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये हो जाता है। ठीक है क्या? और क्या हमने फॉर्मूला देखा दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन कितना होता है k होता है, v इक्वल्स टू कितना होता है आपका ओमेगा अपॉन k होता है। ठीक है क्या? और अगर इसी को अगर मैं ये ले लूं, है ना, ओमेगा अपॉन के नॉट ले लूं, अगर फ्री स्पेस में ले लूं तो ये कितने के बराबर हो जाता है आपका सी के बराबर हो जाता है। वैसे आपको इन जनरल इसको क्या याद रखना है, ठीक है क्या, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना रहेगा कि हमारा जो वेलोसिटी जो होता है सी अपॉन एन के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सी अपॉन एन के भी बराबर होता है, जहां पे जो ये एन है वो क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? दैट इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। अब ओवरऑल अगर इन सभी को अगर लिखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दैट इज v इक्वल्स टू कितना होता है आपका, दैट इज ओमेगा अपॉन के होता है, और ये जो ओमेगा अपॉन के है जो वो c अपॉन एन के बराबर होता है, और दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका v जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये इसके बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका जो है देखिए, अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, किसी मीडियम में वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है क्या, दैट इज वी इक्वल्स टू सी अपॉन एन करके आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है तो के निकालने के लिए बोले तो के भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप क्या निकाल सकते हो, ये जो म्यू आर है और एप्सिलॉन आर है इसका भी आप जो है वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है क्या। चलिए ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सपोज आपको अगर कोई वेव दिया हुआ है, कोई प्लेन वेव जो है अगर आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं इसके लिए। तो ये हो जाता है आपका दैट इज के जेड माइनस ओमेगा टी, अगर सपोज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज के जेड माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, ये फेस है, फेस क्या रहता है प्लेन वेव में, ये तो कॉन्स्टेंट रहता है, फेस जो है हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या बोल सकते हैं प्लेन वेव में क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, फेज क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के डी जेड माइनस ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा डी टी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देन आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी, इसको इधर ले आए और उसको उधर लेके चले गए, दैट इज v अपॉन के। तो यहाँ पे जो देखिए वेलोसिटी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब जैसे मैं e टू द पावर i है ना, ये अगर लिख रहा हूँ दैट इज के जेड माइनस ओमेगा टी अगर लिख रहा हूँ तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जेड कैप डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव जेड कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। या इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूँ दैट इज आई ओमेगा टी माइनस के जेड अगर लिख दूं तो भी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, पॉजिटिव जेड कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ठीक वैसे ही अगर आप मैं इसको अगर ऐसा कर दूं है ना, के जेड प्लस ओमेगा टी अगर कर दूं, के जेड प्लस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू क्या कर दूं, इसको कांस्टेंट कर दूं, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर से इसको हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज के जेड प्लस ओमेगा डी टी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। देन डी जेड अपॉन डी टी जो है किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा अपॉन के बराबर होगा, जो कि v के बराबर होगा, दैट इज ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर से आप बोल सकते हैं कि e टू द पावर आपका माइनस ओमेगा टी, या आप बोल सकते हैं प्लस ओमेगा टी प्लस के जेड, ये जो है निगेटिव डायरेक्शन को बताएगा, निगेटिव जेड कैप डायरेक्शन में, या e टू द पावर i माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड जो है ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, निगेटिव जेड कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अगर दिया हुआ है इस प्रकार से अगर प्लेन वेव तो आप बता सकते हो कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है क्या। ओके अगर कोई प्लेन में अगर मोशन कर रहा है तो प्लेन के लिए यहाँ पे जो है एक्स वाई या जेड जो है दोनों में से कोई जो है, 3 में से कोई 2 जो है यहाँ पे आप ये अपीयर होंगे है ना, यहाँ पे जो है 3 में से कोई 2 जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो पता कर सकते हैं, ठीक है क्या। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है क्या। पॉइंटिंग थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास अगर कोई एनर्जी स्टोर्ड है किसी वॉल्यूम में है ना, कोई एनर्जी अगर हमारा स्टोर्ड है किसी वॉल्यूम में तो डिक्रीजमेंट ऑफ दिस एनर्जी है ना, इसका जो डिक्रीजमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीकेज कितना हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में कितना डिक्रीजमेंट आ रहा है, और साथ ही साथ फ्लो ऑफ वेक्टर के क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ वेक्टर के और साथ ही साथ डिक्रीजमेंट इन मैकेनिकल वर्क के क्या होता है, ये बराबर होता है। इसका मतलब क्या है आपका कि ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, देखिए टोटल एनर्जी इतना क्या है आपका स्टोर्ड है, ये यहाँ से इतना लीकेज हो रहा है और इतना क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ठीक है क्या। तो ये किसको बताता है, जो पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है क्या। इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देन द डिक्रीजमेंट इन दिस एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी ड्यू टू मैकेनिकल वर्क एंड एनर्जी फ्लो थ्रू द सरफेस, ठीक है क्या। तो ये जो है फाइनली किसको बताता है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये टोटल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है इसको बता रहा है, और ये माइनस डेल ओमेगा अपॉन
डेल्टा ये किसको बता रहा है, आपका मैकेनिकल वर्क को बता रहा है, और साथ ही साथ ये किसको बता रहा है, आपका फ्लो ऑफ वेक्टर को बता रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे अब पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एस। एस इज इक्वल टू जो हमारा जो होता है वो होता है आपका दैट इज ई क्रॉस एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दैट इज ई क्रॉस एच के बराबर होता है। देन आगे अगर हम बात करें तो दैट इज ई क्रॉस कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज बी अपॉन ओमेगा नॉट। किसके बराबर होगा, दैट इज बी ई क्रॉस बी अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट 1 अपॉन ओमेगा नॉट को हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर है। क्या है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर है। ठीक है क्या, ओके अब चलिए इसमें देखते हैं, अगर सपोज हमारा जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, मतलब के का जो डायरेक्शन है, अगर एक्स कैप के डायरेक्शन में है, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन जो है किसके डायरेक्शन में है, एक्स कैप के डायरेक्शन में है, और ई जो है, ई हमारा किस डायरेक्शन में है, अगर वाई डायरेक्शन में है, और बी ये भी क्या है आपका सपोज जेड डायरेक्शन में है, ये दोनों भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, है ना। ये जो तीनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इन दोनों का डायरेक्शन सपोज ऐसा है, और के हमको ये पहले से दिया हुआ है, तो इसमें जो पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप जैसे वाई कैप क्रॉस जेड कैप अगर करोगे तो क्या आएगा, आपका एक्स कैप आएगा। एक्स कैप आएगा, इसका मतलब ये है कि पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन जो होता है दैट इज पैरेलल टू, है ना, पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन जो है पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेक्टर। प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है क्या, ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल टू क्या होगा आपका प्रोपोगेशन वेक्टर। प्रोपोगेशन वेक्टर के हमेशा क्या होता है, पैरेलल जाता है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर हम जो ले रहे हैं, उन दोनों जो है क्या होते हैं आपके प्रोपोगेशन वेक्टर के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन वेक्टर जो है आपका दैट इज एस इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा आपका ई, और साथ ही साथ एस इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा आपका बी के बराबर हो जाएगा। ये जो है आपको इसको याद रखना है, ये दोनों तीनों जो टर्म है इन सब को आपको याद रखना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया रहेगा, और आपको बोला जाएगा कि भैया आप एस निकालो, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, ओके। एक और चीज आप लोग को बताना है, वो ये है कि आपका जो बी हम निकाले थे, है ना, बी निकाले थे वो क्या था आपका के क्रॉस ई अपॉन क्या था आपका ओमेगा था। उसके बाद हमने क्या किया इसको, दैट इज के नॉट, और ये क्या कर दिया के क्रॉस ई कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया दैट इज ओमेगा। अब देखिए इधर यहाँ से जो भी मिलेगा, सपोज इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लूँ तो ये ई ही मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और नीचे में अगर देखूँ तो ओमेगा अपॉन कितना आ जाएगा आपका के नॉट मिल जाएगा, तो दैट इज ई अपॉन कितना हो जाएगा, ये सी के बराबर हो जाएगा। तो आपका बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई अपॉन सी के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो बी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका ई अपॉन सी के बराबर होता है। बी किसके बराबर होता है, दैट इज ई अपॉन सी के बराबर होता है। इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ये क्या करेंगे, आपके हेल्प करेंगे। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस से पहले हम देख लेते हैं, इम्पीडेंस से पहले हमको देखना है एवरेज वैल्यू, है ना, एवरेज वैल्यू या बोल सकते हैं इंटेंसिटी, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है क्या, तो हमारा जो एस जो होता है ना, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमारा जो एस जो होता है दैट इज एस इज इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज ई इंटू बी के बराबर होता है, और अपॉन नीचे क्या आता है आपका म्यू नॉट आता है, ऐसी आता है इन मैग्नीट्यूड, है ना। मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई बी अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये ई अपॉन म्यू नॉट हो गया, और ये जो बी भाई साहब है ना, ये जो बी भाई साहब है ये ई अपॉन सी के बराबर होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है क्या, ओके, तो ये कितना हो गया आपका, दैट इज 1 अपॉन म्यू नॉट सी, और ये कितना हो गया आपका, दैट इज ई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका ई स्क्वायर हो गया, दैट इज नथिंग बट योर एस। अब यहाँ पे देखेंगे सी का वैल्यू जो होता है ना, सी का वैल्यू हमारा कितना होता है, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, अच्छा इसमें सी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सी अगर नहीं दिख रहा है तो दैट इज सी स्क्वायर, और ये सी ई स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये हो गया आपका एस। अब ये जो सी स्क्वायर है वो कितने के बराबर होता है आपका, दैट इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, दैट इज सी ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये जो
एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एस इज टू कितना मिलेगा आपको, मिल जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर, ये इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है क्या। अब इसका एवरेज वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एस इज टू कितना हो जाएगा, ये जो ई जो आएगा है ना, ई को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, दैट इज ई नॉट कॉज के जेड माइनस ओमेगा टी, ऐसा इस प्रकार से हम लिखते हैं, क्योंकि प्लेन वेव जो रहता है, तो प्लेन वेव जो रहता है वो क्या होता है आपका के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी है आई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज आई साइन के फॉर्म में, ऐसा कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो इसका जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 आ जाता है, 1/2 का फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर के बराबर होता है। आपको इसको याद रखना है, ये जो है डायरेक्ट पूछा सकता है, ठीक है क्या। एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर दैट इज एस इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर के, ये क्या होता है बराबर होता है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। इम्पिडेंस के बारे में देख लेते हैं, इम्पिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इम्पिडेंस इज नथिंग बट, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में कुछ अवरोध अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इम्पिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देंगे। तो इम्पिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या होता है आपका, z इज टू कितने के बराबर होता है, दैट इज E अपॉन एच के बराबर होता है। z इक्वल टू कितने के बराबर होता है, दैट इज E अपॉन एच के बराबर होता है। अब देखिए ये जो है ये कितना हो जाएगा, दैट इज E अपॉन बी अपॉन म्यू नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, म्यू नॉट हमारा ऊपर चला जाएगा भाई साहब जो है, और ये कितना हो जाएगा E अपॉन कितना हो जाएगा B हो जाएगा। अब ये जो E अपॉन B जो है ना, E अपॉन B जो है ये कितने के बराबर होता है आपका, दैट इज म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज देखिए E दैट इज B इक्वल टू कितना होता है आपका, E अपॉन C होता है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E अपॉन B हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये इतना हो जाएगा। देन नेक्स्ट म्यू नॉट, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस प्रकार से जो है इम्पिडेंस का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। या इसको मीडियम में, किसी मीडियम में अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा म्यू आर अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2017 सेट में पूछा हुआ है, 2017 की सेट में ये डायरेक्टली पूछा गया है कि इम्पिडेंस का वैल्यू जो है कितने के बराबर होता है, दैट इज z इज टू म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है क्या। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यूज की अगर बात करें तो ये वैल्यू जो होता है आपका 120 पाई के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, दैट इज 120 पाई के बराबर होता है, ठीक है क्या, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस आपको दिया हुआ है, इज गिवन बाय दैट इज ई बार इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे जो भी आपका डायरेक्शन जो दिया रहता है दैट इज जे कैप के कैप, और यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ये होता है आपका प्रोपोगेशन वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर से हम क्या निकालते हैं, प्रोपोगेशन वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं, और यहाँ पर से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमारा, है ना, मैं केवल डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट इज कैप इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 जे कैप प्लस 5 के कैप के डायरेक्शन में है। और ठीक यहाँ पे अगर मैं प्रोपोगेशन वेक्टर को अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, देखिए दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के आर, ये इसके बराबर होता है आपका, ठीक है क्या। देन ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाला क्योंकि ये दोनों से कंपेयर करने वाला हूँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2y प्लस 4z, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस ये कितना हो जाएगा के एक्स एक्स कैप प्लस के वाई कैप प्लस के जेड कैप, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाई कैप हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा आपका जेड कैप बच जाएगा। तो यहाँ पर से इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि के एक्स जो है 0 के बराबर है, के वाई जो है किसके के बराबर है -2 के बराबर है, और के जेड जो है हमारा किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोगेशन वेक्टर को अगर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा -2y कैप प्लस 4z कैप, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, हमको प्रोपोगेशन वेक्टर मिल गया। इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका दैट इज के बार इक्वल टू कितना हो जाएगा -2
जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इसको टाइप करने में दिक्कत आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको जे और के टर्म में लिखा। अगर वाई और जेड अगर लिखता तो उसमें कैप लगाते नहीं भर रहा था, इस वजह से मैं ये इस प्रकार से टाइप कर दिया था, ठीक है क्या। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, आपको प्रोपोगेशन वेक्टर मिल गया। अगर प्रोपोगेशन आप वेक्टर आपको मिल गया है तो इसमें क्या क्या निकालना है, देखिए हमको के निकालना है, ओमेगा निकालना है, बी निकालना है, जे जेड निकालना है, और साथ ही साथ सपोज अगर एस बी अगर निकालना है, ठीक है क्या। तो सबसे पहली बात हम क्या निकाल लेते हैं, के निकाल लेते हैं। के कैसे निकालेंगे, इसका जो आपका मॉड होगा वही क्या होगा, आपका के होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा 16, दैट इज अंडर रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अंडर रूट 20 क्या हो जाएगा, के का आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज अंडर रूट 20 आ गया, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट अगर ओमेगा की बात करूँ, है ना, तो ओमेगा हम कैसे निकालेंगे। तो ओमेगा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा अपॉन के होता है। लेकिन ये फ्री स्पेस की बात कर रहा है, फ्री स्पेस की अगर बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका सी के बराबर हो जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के। देन ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इंटू के। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 20 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 8 के बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो ये क्या मिल गया आपको, ओमेगा भी मिल गया। अब बी की अगर हम बात करें, बी का कैसे वैल्यू निकलेगा, दैट इज बी बार इक्वल टू कितना होता है आपका के, और क्रॉस कितना होता है आपका ई अपॉन कितना हो जाता है आपका ओमेगा के बराबर होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। के बार कितना है आपका, दैट इज -2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये जो है कितने के बराबर है आपका, दैट इज नथिंग बट 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, 10 जे कैप प्लस 5 के कैप के बराबर है। और अपॉन कितना है आपका ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू भी हमने देखा हुआ है, दैट इज अंडर रूट 20 सी, है ना, अंडर रूट 20 सी के बराबर है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 20 सी। अब इन दोनों का जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आई जे के, ये दोनों तो 0 है, ये कितना हो जाएगा -2 10 और 4 और ये 5 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज -10 प्लस 40, ये कुछ इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जेड कैप, ओके, आई कैप, और ये माइनस जे कैप, जे कैप में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 0, और के कैप में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपका -50 आई कैप, कितना मिल गया, दैट इज नथिंग बट योर -50 आई कैप, ठीक है क्या। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -50 आई कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा बी नॉट का। तो बी बार जो है कंप्लीट अगर हम देखें तो दैट इज अंडर रूट 20 सी, और ये कितना हो जाएगा -50 आई कैप, और ये आगे जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो था हमारा दैट इज कॉस क्या था, ये वाला कंप्लीट पोर्शन, है ना, ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया। अब ये वाला कंप्लीट पोर्शन ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z, ओमेगा टी माइनस 2y प्लस 4z, ये कुछ इस प्रकार से जो है हम निकालते हैं। ये b का वैल्यू जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है क्या। मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बाकी जो s को निकालना है तो s आप निकाल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू आप क्या कीजिएगा, दैट इज e क्रॉस b, बस आपको करना है e क्रॉस क्या करना है, b करना है। यहाँ पे देख लेंगे 1 अपॉन जो है कितना है आपका 20, ये कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ आपका ये जो कॉस स्क्वायर वाला जो टर्म है ये तो आएगा ही, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2y प्लस 4z हो जाएगा। और केवल इसका जो है ना, दैट इज -50 आई कैप, ई कैप जो है पहले आएगा आपका, ये वाला ई कैप है ना, दैट इज 10 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा 5 के कैप, ये ऐसा, और क्रॉस -50 आई कैप ऐसा। ये इन दोनों को आप क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको एस का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए इसमें दे रहा हूँ, इसमें आपको बी दिया रहेगा, ठीक है क्या। ये सपोज आपको b दिया हुआ है, दैट इज b इज इक्वल टू b बार इक्वल टू दैट इज b नॉट, ये साइन के टर्म में है, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और हो जाएगा k अपॉन अंडर रूट 2 प्लस ओमेगा टी जेड कैप इन फ्री स्पेस। तो आपको फाइंड करना है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, दैट इज e निकालना है, s निकालना है, k निकालना है, ओमेगा निकालना है। इतना काम आप जो है कीजिएगा, ठीक है क्या। ओके चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन में, ठीक है,
एक दो क्वेश्चन जो है दूसरे फॉर्मेट का भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सपोज आपको B इक्वल टू अगर दिया हुआ है ना, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो B मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दैट इज 20x i कैप माइनस a z कैप प्लस 30z दैट इज y ऑल्सो z k कैप, ये कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो देखिए आपने पढ़ा रखा है अभी क्या क्या होता है आपका डेल डॉट बी इक्वल टू कितना होता है आपका 0 के बराबर होता है। डेल डॉट बी किसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो केवल और केवल आपको क्या करना है, डेल डॉट बी करना है और उसका आंसर जो है आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं सेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। वैसे मैं जुलाई से है ना, मतलब परसों से जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेशन जो है मैं कराने वाला हूँ, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। अभी तो हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, बेसिक आइडिया जो होना चाहिए वो सब हो रहा है। फिर हम इसमें प्रैक्टिस सेशन देखेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है क्या। ओके चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम केवल इतना ही देखने वाले हैं और आगे पोलराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पोलराइजेशन की बात करेंगे और वेव गाइड इसमें बचा हुआ है। और फिर हमारा जो पार्ट है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये दो पोर्शन जो है वो बहुत जल्द 4 से 5 वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।